हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी इस क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। अपनी फोरगोइंग लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस की बात करी थी। आइए मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर पोर नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, दिस इज एन सेल, तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर, जो कि इनक्लोज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसको आपने कहा था ये साइटोप्लाज्म है। क्या कहा था? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इस सेल का, जैसे आपको पता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इतना पता है। तो ये सेल के अंदर हर एक एक्टिविटी होती है। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती हैं वो कहाँ कन्फाइंड है? वो सेल के अंदर कन्फाइंड है। कितना ठीक है। तो हर सेल में जितने सारे फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। जैसे हम बात करें फोटोसिंथेसिस की प्लांट के केस में, तो उसको कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन का काम करती है। सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन सेल ऑर्गेनेल में जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे होते हैं। इन सब की बात करेंगे हम। तो ये हमने आज स्टार्ट किया है सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे कोई पूछे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो इनसाइड साइटोप्लाज्म हो। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। जाल का मतलब नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जैसा कोई स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर ये हम मानते हैं कि एक सेल है, दिस इज एन सेल, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बड़ा किया है। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बड़ा किया है। तो आप देखिए, ये एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है जिसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो गैप है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर। और ये बोर्ड आप देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म होगा। और आपको ये भी पता है इसका न्यूक्लियस के अंदर जो सबस्टेंस, जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने अभी सेल ऑर्गेनेल की बात करी, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनेल जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ आप देखिए पतली पतली फाइन ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ट्यूब है, और ट्यूब या फिर शीट्स, एक के ऊपर एक शीट्स रखी हैं, यानी इनको आप कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्ट्रक्चर विच अपीयर्स लाइक ट्यूब्स एंड शीट। इतनी बात क्लियर है? आप ये देखिए, ये पतले पतले ट्यूब्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दरअसल इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, सिस्टर्नी बोलते हैं। आइए कुछ बातें कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पोर्टर। इन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर।
जहाँ पर डेफिनिट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, दैट इज यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस चीज़ का बना हुआ है, यानी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी मस्ट से दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। गॉट इट? कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज व्हाट? प्रोटीन एंड लिपिड। अगर हम बात करें टाइप की कि कितने टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं स्ट्रक्चर वाइज समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए इसको। पहले यहाँ देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एब्रिविएशन में RER लिखा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए, आपको यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है उसके ऊपर रेड कलर के कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाए हैं। हर ट्यूब्स पर बहुत सारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर अटैच हैं, और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स जो हैं, दरअसल ये ग्रेन्यूल कौन से हैं? राइबोसोम्स। ये ग्रेन्यूल क्या हैं? राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहाँ पर सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हों, उनको हम बोल देते हैं क्या? RER। क्या बोल देते हैं? RER। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच ग्रीन कलर से। यहाँ पर सरफेस स्मूथ नज़र आ रही है इस ट्यूब की। इन नेटवर्क में जो ये नेटवर्क आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर स्मूथ सरफेस नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको हम स्मूथ RER बोल देते हैं। आइए अब यहाँ पर आते हैं। टाइप की बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होंगे, स्मूथ ER, क्योंकि इनके पास राइबोसोम नहीं होते, इनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तो खुरदुरे नहीं नज़र आती है। कैसे नज़र आते हैं? स्मूथ सरफेस वाले नज़र आते हैं। दूसरी बात, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी ये जो मेम्ब्रेन है, ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन पर आप देखिए ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं, दैट इज राइबोसोम्स, वो प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम ना प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ RER, सॉरी स्मूथ ER। ये तो बात हो गई टाइप की। आइए अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन से पहले मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने क्या कहा? ये बोर्ड है, एक सेल है, वाइट बोर्ड, बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये वाइट वाला पोर्शन क्या है? साइटोप्लाज्म है। इतनी बात क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच कुछ ट्यूब्स एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था? पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल नहीं होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोटिक सेल में। इतनी बात क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, RER, SER। R मतलब रफ, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हो उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। आप ये देखिए, यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर ऐसे अराइज हो रहा है, बहुत सारी ट्यूब्स, मैंने 1 2 3 दिखाए हैं, बहुत सारे होंगे। उसके आगे गोल्गी अपरेटस होगा, वो मैं इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, हर एक ट्यूब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं, और इनके ऊपर राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच हैं। अच्छा, इनका फंक्शन तो बेसिकली मैं अभी डिस्कस ही करूँगा, लेकिन बेसिक फंक्शन ये है, आप देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और आपको पता है राइबोसोम्स हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, जो प्रोटीन बन रही है उसके छोटे छोटे वेसिकल बन के टारगेट पर पहुँच जाते हैं। मान लीजिए ये पूरी सेल है, और यहाँ पर इस हिस्से में प्रोटीन की ज़रूरत है, इस हिस्से में प्रोटीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर बनी हुई प्रोटीन इस तरीके से यहाँ से ऐसे वेसिकल्स बन जाती हैं, और ये वेसिकल्स के अंदर ये प्रोटीन भरी होती है, और इसी प्रोटीन वाली वेसिकल जो है ये टारगेट पर पहुंच जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी रेटिकुलम का काफ़ी रोल होता है।
तो आइए हम समझते हैं क्या है फंक्शन दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ओके, तो सबसे पहला काम, स्मूथ है इसका मतलब राइबोसोम नहीं होंगे। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जैसी कोई बात नहीं होगी। तो मीन्स व्हाट, पहला फंक्शन मैंने लिखा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड, ऑयल, वैक्स, फैटी एसिड प्रोडक्शन। यानी लिपिड, ऑयल, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, इन सब की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कौन? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड यानी फैट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑयल वो भी फैटी सब्सटेंस है, वैक्स वो भी फैटी सब्सटेंस है, फैटी एसिड, इन सब के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्टेरॉयड क्या होता है? स्टेरॉयड वो हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉयड में आते हैं। तो जितने जैसे ओवरी के अंदर जो हार्मोन बन रहे होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवरियन हार्मोन्स कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। इतनी बात क्लियर? तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात और है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन ऑफ फास्फोलिपिड। अब ये नाम आपने पहली बार नहीं सुन रखा है। फास्फोलिपिड का मतलब आपने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था, आपको याद होगा, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे कि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। आई थिंक आपको याद होगा। इतनी बात क्लियर है? तो जो सेल मेम्ब्रेन बनी थी फास्फोलिपिड की, उसमें प्रेजेंट फास्फोलिपिड कहाँ से आता है? बेसिकली SER उसको प्रोड्यूस करता है। यानी SER का एक फंक्शन क्या है? फास्फोलिपिड प्रोडक्शन। फास्फोलिपिड का बनाना भी कौन कर रहा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपके NCERT में एक टर्म लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नाम से क्लियर हो रहा है, मेम्ब्रेन का बनना, बायोजेनेसिस। यानी जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, सेल का ये बाहरी हिस्सा दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी? फास्फोलिपिड से। अब इस सेल से दो सेल बन रही हैं, डिवीज़न के बाद एक सेल ये बन रही है, एक सेल ये बन रही है। तो दोनों में भी तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी है? फास्फोलिपिड की। तो जब फास्फोलिपिड की ज़रूरत होगी तो कहाँ से आएगा? कौन देगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए फास्फोलिपिड का सेल्स के अंदर डिपॉजिट होके, बाउंड्री पर डिपॉजिट होके एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना ही क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ SER। दूसरा यहाँ पर लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। यानी डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ भाई? हम दवाइयाँ खा रहे हैं, ये मान लीजिए कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपकी बॉडी में है, उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई यानी लेस इफेक्टिव बनाने का काम कौन कर रहा है? SER। अब इसको समझते हैं कैसे। दरअसल ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो वर्क होता है ये कहाँ होता है? लीवर की सेल्स में होता है। तो लीवर की सेल्स में SER जो प्रेजेंट होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइजन का स्ट्रक्चर है, P फॉर पॉइजन। इज दैट क्लियर? अब SER क्या करेगा? इसके साथ ऐसे बहुत सारे OH ग्रुप जोड़ देगा। अब OH ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं, OH। अब OH जब जुड़ गया इसके साथ तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? वाटर के साथ, यानी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। दोबारा समझिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है बॉडी में उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लीवर के अंदर SER उसमें पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है? वो किसी ड्रग या किसी पॉइजनस सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल बना देता है।
यहाँ पर इन सब को ना समझते हुए आप समझिए कि क्या, कि ड्रग को क्या बना देता है, वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाए। जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल है वो सॉल्युबल होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी, तो डिटॉक्सिफिकेशन एक तरीके से हो गया। दूसरी बात, नेक्स्ट फंक्शन क्या है SER का, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। आपको पता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल्स का रिलैक्स होना। जैसे मैं हाथ अपना आगे बढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज़ पकड़ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन, छोड़ रहा हूँ रिलैक्सेशन। तो हमारी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नाते हमारे अंदर मूवमेंट है। इतनी बात क्लियर है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन इन द मसल्स मूवमेंट। मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर अगर मसल्स का मूवमेंट हो रहा है तो कैल्शियम आयन ज़रूरी है ना, और इसी कैल्शियम आयन का स्टोरेज कौन करता है, SER। SER का एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन विच फैसिलिटेट और हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। इतनी बात क्लियर। तो ये इतने सारे फंक्शंस हैं, इसको आप इस लेवल में समझ लीजिए कि लिपिड, ऑयल, वैक्स, फैटी एसिड, इनका प्रोडक्शन करना, स्टेरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन करना, फास्फोलिपिड प्रोडक्शन करना, जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जिसकी बात हमने करी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस, इनका भी वर्क करना, कैल्शियम आयन को स्टोर करना जिससे मसल्स की मूवमेंट आसानी से हो सके। ये तो बात हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आइए बात कर लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्योंकि आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यही है ना, ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देखिए ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और नाम से क्लियर हो गया कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस ही कर रहा होगा, मीन्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। यानी अपने ऊपर राइबोसोम्स रखता है ये, इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर, किस टाइप की प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। बेसिकली SER कौन सी प्रोटीन बनाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि ये मान लीजिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, सपोज करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे डबल लेयर थी और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी थी ऐसे ऐसे, जो सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट कर रही थी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, कुछ ऐसा कर रही थी ना। आपको याद होगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, मैंने कुछ लेक्चर पहले आपको बताया था। तो वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो RER है मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस टाइप की प्रोटीन को बनाता है, तो आप बोलोगे मेम्ब्रेनस प्रोटीन। क्यों बनाता है भाई, क्योंकि इसका फंक्शन है, इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो एक तरीके से हमने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में स्टडी किया। बहुत ज़्यादा आपके लेवल में नहीं पढ़ना है क्लास 9th में, लेकिन जितनी बातें हमने करी हैं ये मोर देन एनफ है। मुझे लगता है आपको बातें एकदम से समझ में आ गई होंगी आज। जो बातें ना समझ में आई हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।